हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, ये टर्म डिस्कस किए थे। देन उसके बाद उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके होते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, एक बार हम वापस उन टर्म्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म था दैट इज मोलारिटी, राइट। मोलारिटी जो है वो हमारे पास क्या आया था, मोल्स ऑफ सोल्यूट या WB/MB 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये मोलारिटी का टर्म, राइट। अब इसके अंदर वॉल्यूम आता है, तो मैंने बताया था कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम का टर्म आएगा वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। देन उसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी थी दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो था मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा WA, तो WB सोल्यूट का मास, MB सोल्यूट का मोलिकुलर मास, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 के। अब यहाँ पे कहीं भी हमारे पास जो है वॉल्यूम का टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देन नेक्स्ट हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव किया था कि मोलालिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास रिलेशन। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन की हम बात कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है, अगर सोल्यूट का निकालना है तो XB, ठीक है। तो XB अगर निकाल रहे हैं हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो होगा बेटा सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, दैट इज Na प्लस Nb। सिमिलरली सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल Na प्लस Nb, और इन दोनों का सम दैट इज XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। ये ऑलवेज रहने वाला टर्म, ठीक है। ये सारे टर्म हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने जो टर्म डिस्कस किया दैट इज परसेंटेज W/W, मास परसेंट से मैंने बोला था। या इसका मतलब क्या होता है, मान लो X% है, मींस X ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मतलब बेसिकली होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास W/W हो गया। सिमिलरली परसेंटेज W/V अगर निकालना है तो वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। एक और टर्म हमने पढ़ा था दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 10⁶, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये हमारे पास कौन सा टर्म हो जाएगा, ppm का। और एक और उसके अलावा हमने पढ़ा था H2O2 के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो देखिए वो आया था रिलेशन, मोलारिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो H2O2 की है डिवाइड बाय 11.2, राइट। तो जब भी मोलारिटी ऑफ H2O2 कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिवाइड बाय 11.2 कर देंगे, या फिर अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना होगा तो मोलारिटी निकालेंगे इनटू 11.2 कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। ये सारा पार्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मेलिटी जो टर्म है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी जैसा ही टर्म है,
तो नॉर्मलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ equivalents divided by volume of solution in liter। तो सिमिलरली बेटा अगर वॉल्यूम में 1 लीटर ले लूंगा तो उसके जितने इक्विवेलेंट हैं दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा इस टर्म के अंदर वॉल्यूम है, इसकी यूनिट तो बेसिकली अगर हम लिखे तो पहले क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा अगर वॉल्यूम का टर्म है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास नॉर्मलिटी होगा। अब इसके अंदर टर्म आए इक्विवेलेंट्स, तो इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे, तो देखिए इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हम मोल निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। एंड देन इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास वो हमें पता है दैट इज इक्विवेलेंट मास होगा मोलिकुलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर मास को तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट मास। और n फैक्टर निकालना हमें आता है, और n फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम, बेस के लिए होता है कितने OH वो डोनेट कर सकता है, और सिमिलरली सॉल्ट के लिए होता है कि उसके केटायन या फिर उसके एनायन पे चार्ज कितना है, दैट विल बी n फैक्टर। तो अगर मैं ये दोनों टर्म यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए क्या बनने वाला है, तो देखिए नॉर्मलिटी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मतलब देखिए इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। देखो बेटा ये टर्म बन गया गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब मोल, तो मोल इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो देखो इक्विवेलेंट बन जाएंगे n फैक्टर इनटू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखिए, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, क्या टर्म बन जाएगा हमारे पास, मोलारिटी। तो देखिए बन जाएगा n फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये टर्म याद रखना है, ये रिलेशन, बाकी की चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि नॉर्मलिटी होगा n फैक्टर इनटू मोलारिटी, वेयर n फैक्टर इज दी एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस डोनेशन, बेस के लिए OH माइनस जितने वो डोनेट कर पाएगा, और सॉल्ट के लिए चार्ज हमारे पास हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी n फैक्टर इनटू मोलारिटी का टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। एक सवाल लिखते हैं, a storage battery contains a solution of H2SO4 24.5% by mass. Find out the molarity, mole fraction and normality of solution। और आपको कुछ एक और चीज गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब
अब बेटा देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमने टर्म पढ़ा है अभी तक वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जितना हमारे पास टर्म दिया होता है उसका हम क्या लिखेंगे, मतलब लिखेंगे। देखो 24.5% बाय मास, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 24.5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है वो हमें पता लगता है। तो देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं निकालूं यहाँ पे मोलालिटी, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास H2SO4 का 98,000 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सोल्यूट है 24.5, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 75.5 हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मोलालिटी आ गई सॉल्यूशन की। सिमिलरली अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, मोल तो हमें पता है सही सॉल्यूट के, वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा। देखिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। और देखिए सॉल्यूशन का मास कितना है 100 और डेंसिटी है 1.2, ये देखो कितना हो गया 24.5 अपॉन 98 इंटू 1000 इंटू 12 डिवाइड बाय 1000, ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 3। तो 3 मोलरिटी हमारे पास सॉल्यूशन की यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एंड देन नॉर्मलिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहली चीज मोलारिटी मेरे पास आ गई है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा n फैक्टर इनटू मोलारिटी। अब देखो बेटा H2SO4 है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, इसका n फैक्टर 2 इनटू मोलारिटी 3, तो नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइप के अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन अपन डाइल्यूशन से रिलेटेड वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट कितना ऐड किया या उसकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट is known as dilution, ठीक है। सॉल्वेंट कितना ऐड कर रहे हैं हम, दैट इज डाइल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी नॉर्मलिटी वो थी N1 और इसकी मोलारिटी या इसकी नॉर्मलिटी N1 या इसकी मोलारिटी ले लो आप M1 और इसका वॉल्यूम था V1। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट एडेड, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाना चाहिए, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बदल जाएगी और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम भी बदल जाएगा। अब होगा क्या बेटा, अगर मैं पहले बात करूं ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जितना सॉल्यूट का अमाउंट था डाइल्यूशन के बाद भी सिर्फ आपने सॉल्वेंट ऐड किया है तो सॉल्यूट का अमाउंट बाद में भी सेम रहना चाहिए। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऑन एडिंग solvent mole or equivalent of solute remain same। तो solute के मोल या इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। तो देखो इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे इसके, आप मोल कितने हो जाएंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो N1 इनटू V1 इसके इक्विवेलेंट एंड N2 इंटू V2 फाइनल सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट। तो N1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 V2 या फिर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, बिकॉज n फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा तो n फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब इसमें इंपॉर्टेंट गलती क्या है
कि जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, मतलब अगर वाटर सॉल्वेंट है तो पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल V2 है, तो पानी कितना ऐड किया आपने, फाइनल माइनस इनिशियल। तो याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फॉर एग्जांपल वाटर एडेड, अगर वो सवाल आता है दैट इज V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज हम याद रखने वाले। चलिए इसके एक दो एग्जांपल करते हैं। calculate the volume of H2O added to dilute the 400 ml 0.2 molar H2SO4 to 0.05 मोलर। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास मोलारिटी क्या होगी, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इनिशियल M1V1 ये दे रखे हैं 0.2 इंटू 400, फाइनल M2 है 0.05, तो फाइनल हो जाएगा आंसर V2। V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। ये कितना होगा देखो, 80 डिवाइडेड बाय 0.05, ये कितना हो जाएगा 1600 ml। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। तो वो H2O एडेड हमें कैलकुलेट करना है, तो H2O एडेड कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए फाइनल है 1600, इनिशियल था 400, तो आंसर विल बी 1200 ml। इतना पानी हमने बाद में ऐड किया। अब इसके अंदर एक और टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्ड्स यूज होंगे लाइक सेमी मोलर, डेसीमोलर, पेंटीमोलर। तो उनका मतलब आप याद रखना बेटा कि सेमी मोलर की बात अगर हो रही है मतलब मोलारिटी 1/2 है। डेसीमोलर अगर है तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 1/10। पेंटीमोलर अगर है तो मोलारिटी 1/5 हमारे पास होने वाली है। तो ये टर्म अगर कहीं पे है तो आप उनको अच्छे से याद रखें। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल है 29.2% W/W HCl stock solution has a density of 1.25 gram per ml. The volume of stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 मोलर HCl। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि 29.2% W/W स्टॉक सॉल्यूशन जो दिया है उसकी डेंसिटी 1.25 है। तो हमें बताना है कि उस स्टॉक सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम यूज करें सो दैट फाइनल सॉल्यूशन ये बन जाए। अब बेटा देखिए स्टॉक सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ जो है आपको दे रखी है 29.2% W/W, ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। अब इस सॉल्यूशन के अंदर से हमने कुछ अमाउंट, जैसे मान लो कितना अमाउंट V1 ml हमने इसका निकाला है और इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया उसके बाद डाइल्यूट कर दिया है। तो हमें बताना है कि इस सॉल्यूशन का ये V1 ml कितना। अब इस V1 ml को हमें निकालना है। M2 हमें गिवन है दैट इज 0.4 और V2 भी हमें गिवन है दैट इज 200 ml।
मतलब अगर मुझे m1 पता लग जाएगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो स्टॉक सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मास परसेंट हमें पता है, इसकी डेंसिटी हमें पता है, इसकी मोलारिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी मोलारिटी आ जाएगी तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लिखते हैं 29.2% W/W का मतलब हो जाएगा 29.2 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना है, तो देखिए मोलारिटी निकालेंगे बेटा। गिवन मास 29.2 गिवन मास, HCl का मोलिकुलर मास 36.5 into 1000 डिवाइड बाय, अब आएगा टर्म वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डिवाइड बाय डेंसिटी दैट इज 1.25, तो ऊपर चला जाएगा डेंसिटी का टर्म। चलिए देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे आ गए, और 25 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 73 टाइम, और 73 से ये जो टर्म डिवाइड होने वाला है वो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 73 से ये टर्म डिवाइड हो जाएगा कितना, 5 टाइम। ठीक है, और 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, 10। मतलब सॉल्यूशन की जो मोलारिटी हो गई इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 10 मोलर। हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू m2v2 अगर हम करें, m1 है 10, v1 हमें पता नहीं है, m2 है 0.4 एंड v2 is 200 ml, then v1 is equal to कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 10 दैट इज 8 ml। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा किस स्टोक सॉल्यूशन का, अगर आप 8 ml लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, 0.4 मोलर, और उसका 200 ml टोटल बनने वाला है। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है मिक्सचर की मोलारिटी के, अगर क्वेश्चन आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम सैंपल के बारे में बात करेंगे। देखिए सपोज इसका क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी है, कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर क्या दे रखा है, 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 प्लस 200 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 300 ml वाटर। ये आपके पास मिक्सचर है, इस मिक्सचर की हमें मोलारिटी निकालनी है। देखिए बेटा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर जब भी निकालना हो हमें, या नॉर्मलिटी निकालनी हो मान लो मिक्सचर की, या मोलारिटी निकालनी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर 3 टर्म होंगे तो 3 बार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, H2SO4 अगर देखा जाए तो इसका एन फैक्टर 2 है, मतलब इसकी जो मोलारिटी रहेगी H प्लस की, तो H2SO4 की अगर x है तो H की कितनी हो जाएगी, 2x। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0.2, और इसका वॉल्यूम है 100। HCl के अंदर एक ही H है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ही करेंगे, इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200, और साथ में आपने वाटर भी ऐड कर दिया है 300 ml, तो प्लस 300। तो देखिए बेटा, इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा टर्म, 0.2 इंटू 200, ये भी कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा टर्म देखिए टोटल 500। तो हो गया हमारे पास 80/500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 8/50, या इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एसिड बेस का मिक्सचर अगर गिवन होगा तो आप एसिड के मोल निकालना, बेस के मोल निकालना, और दोनों को माइनस कर देना। तो
तो फिर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बचेगा उसकी मोलारिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और टर्म हमारे पास बचता है लास्ट, दैट इज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। देखिए ओलियम जो होता है बेसिकली, ओलियम को एक और चीज बोला जाता है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 इज आल्सो नोन एज ओलियम। देखिए ओलियम होता है H2S2O7, इसे ओलियम बोला जाता है। और ये H2S2O7 जो होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो H2SO4 और साथ में क्या है SO3। तो H2SO4 और SO3 मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं H2S2O7, दैट इज ओलियम। अब बेटा इसके अंदर याद रखना है, ये जो SO3 होता है इस SO3 को हम बोलते हैं फ्री SO3, और कुछ अमाउंट ऑफ SO3 इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा H2SO4 में, उसे बोला जाएगा बाद में हम बोलेंगे उसे कंबाइंड SO3। देखिए अब होता क्या है, इसकी जो लेवलिंग होती है, हमेशा जो लेवलिंग की जाती है वो होती है 100+X%। ये ओलियम सैंपल की लेवलिंग का तरीका है, where X is the amount of water। याद रखेंगे यहाँ पे क्या होता है, X is the amount of H2O added। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी ओलियम सैंपल की लेवलिंग होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 100+X लेवलिंग का मतलब ये है कि इन 100 ग्राम ओलियम when X ग्राम H2O is added, जितनी लेवलिंग है परसेंटेज, इसलिए ओलियम का कितना लेना है 100 ग्राम, और जितना वाटर है X 100 से, आप मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया है 104.5 या 109%, इसका मतलब क्या होगा, पानी कितना होगा इसमें 9 ग्राम, इसमें पानी कितना हो जाएगा 4.5, मतलब 100 के ऊपर जितना है वो सब पानी है। तो 1 ग्राम वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर, देन टोटल 100+X ग्राम H2SO4 will be formed। देखिए एक और बात समझते हैं लेवलिंग का मतलब कि जितनी लेवलिंग है उतना टोटल H2SO4 बनता है। चाहे मान लो 109% है तो टोटल H2SO4 कितना बनेगा 109 ग्राम। और वो कब बनेगा कि जो ओलियम दिया जाएगा 100 ग्राम का, उसमें आप 9 ग्राम पानी ऐड कर दो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि 100 ग्राम अगर ओलियम है, 9 ग्राम अगर आपने पानी डाल दिया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 109 ग्राम, और वो किसका होगा बेटा H2SO4। अब इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो किस तरह के, देखिए इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो है फ्री SO3 कितना है, एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्री SO3 का मतलब होता है कि ये जो H2SO4 प्लस SO3 मिला के जो ओलियम बना है, इस पूरे का मास कितना है ओलियम का 100 ग्राम लेते हैं हम। इसके अंदर मान लेते हैं ये जो SO3 है वो कितना है X ग्राम, और इसी को क्या बोलते हैं फ्री SO3। होता क्या है बेटा, ये जो H2SO4 ये तो हो जाएगा 100 - X। जैसे ही आप पानी ऐड करते हैं वो पानी क्या होता है, ये तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने X ले रखा था, सॉरी इसको अपन Y ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पानी ऐड करते हैं वो पानी क्या करता है, इस फ्री SO3 के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म कर देता है H2SO4। मतलब ये पानी कितना है, हमने लेवलिंग कितनी ले रखी थी 100+X, तो पानी का अमाउंट कितना होगा बेटा X ग्राम। ठीक है, ठीक है, X ग्राम पानी का अमाउंट, इसके मोल कितने हो जाएंगे X/18 मोल इसके हो जाएंगे। तो देखिए इससे SO3 के मोल कितने होंगे, मोल ऑफ SO3, अगर इसका 1 मोल है तो इसके भी कितने मोल होंगे 1 मोल, तो इसका कितना मोल हो जाएगा X/18, तो मास ऑफ SO3 ये क्या हो जाएगा फ्री SO3 बेसिकली, वो कितना हो जाएगा मोल इनटू
मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास फ्री SO3 का अमाउंट होने वाला है, दैट इज x/18 into 100। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड SO3 कितना है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, x/18 into 100 इज द अमाउंट ऑफ फ्री SO3। और यहाँ पे x क्या होगा, पानी के 100 के ऊपर जितना होगा वो सब x होगा। ठीक है, एक और अगर पूछ लिया है कंबाइंड SO3, तो देखिए कंबाइंड SO3 क्या होता है, इट इज the SO3 which is used to form initial H2SO4। मतलब कहने का ये है कि पुराना जो H2SO4 था वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमने निकाला y, ये कितना आ रहा है 100 माइनस y। तो ये जो 100 माइनस y H2SO4 बना होगा, इसको बनाने के लिए कितना SO3 यूज हुआ है, दैट इज कंबाइंड SO3। मतलब ये भी ऐसे बना होगा, SO3 प्लस H2O गिविंग H2SO4, इसका अमाउंट कितना है बेटा 100 माइनस y। ठीक है, ये 100 माइनस y है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। देखिए मास ऑफ SO3 मोल, मोल क्या है देखो H2SO4 के 100 माइनस y/98 इंटू मोलर मास, वो कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे अभी हमने निकाला था कि y कितना आया था बेटा x/18 इंटू 80, ये हम याद रखेंगे। देखो y आया था यहाँ पे x/18 इंटू 80, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज फ्री SO3, ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मास ऑफ कंबाइंड SO3 आ जाएगा, मास ऑफ कंबाइंड SO3। ये क्वेश्चन आता है, ये जनरली कम पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे पास ये होता है, दैट इज फ्री SO3, वो क्या हो जाएगा 100 प्लस x, मतलब 4.5 डिवाइड बाय 18 इंटू 80 या 9 डिवाइड बाय 18 इंटू 80 हमारे पास आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एक और क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम लेवलिंग कितनी होती है, तो वो याद रखना है 122.5 होती है, और मिनिमम लेवलिंग जो है वो कितनी हो जाएगी 100%। मैक्सिमम लेवलिंग 122.5% और मिनिमम लेवलिंग वो हो सकती है 100%, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। और वो क्यों है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इतना ही आ पाता है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या, एक एग्जांपल इसका सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया है 104.5% लेबल्ड ओलिव, ये दिया है। इसमें अगर आपको पहले फ्री SO3 निकालना है, देखिए बेटा फ्री SO3 क्या हो जाएगा x/18 इंटू 80, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। x कितना है यहाँ पे 4.5, ये हो जाएगा कितना 4 से 20, तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बात करने वाले रिगार्डिंग दी सॉल्युबिलिटी। चलिए देखो, सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब जो है वो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था इन आयनिक इक्विलिब्रियम, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब है वहां पर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वहां पे हम पढ़ रहे थे कि AgCl सॉलिड जो है अगर वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कितना सॉल्युबल है, एक्वस मतलब वाटर सॉल्वेंट हुआ, तो कितना सॉल्युबल है वो हमने इसका केस भी लिख के वो हमने सॉल्व किया था। तो वो हो गया था हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हमारे चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। इट मींस जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा लिक्विड। तो सॉल्यूट जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों हो सकते हैं।
बट जो सॉल्वेंट होगा वो मस्ट भी क्या होगा, लिक्विड, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड होगा तभी जाके फाइनल सॉल्यूशन क्या बन पाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर और लिक्विड की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर। सॉलिड इन लिक्विड तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है। देखिए सॉलिबिलिटी का मतलब हो जाता है इट इज द मैक्सिमम amount of solute, is the maximum amount of solute which can be dissolved in fixed amount of solvent at a particular temperature and pressure। टेम्परेचर एंड प्रेशर का सॉलिबिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो उस पॉइंट पे कितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व होगा, दैट विल बी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिबिलिटी, पहले बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट का है सॉलिड। अब इसके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि शुगर इन वाटर। तो शुगर को अगर अपन वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये टर्म अपन पहले भी पढ़ चुके हैं KSP के साथ। तो शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सिंपली अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम जो शुगर डिसॉल्व होगी वो सॉलिबिलिटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब होगा कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो शुगर का पानी के अंदर डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा। इट मीन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर जो है वो सॉलिड के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, दैट इज इट increases on increasing temperature and no effect of pressure on solubility of solid in liquid। तो सॉलिड के लिक्विड में सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी सॉलिड के लिक्विड में बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट है। गैस इन लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी, या जिसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, हेनरी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जो अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है कि गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करती है। तो सिंपली अपन बात करें कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी में जो बोर्ड के एग्जाम में जनरली आते हैं कि आपको बोला जाता है कि व्हाई सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये जो बॉटल्स है उनको बहुत हाई प्रेशर पर हम सील क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा CO2 गैस उस बोतल के अंदर जाने वाली है। तो उस बोतल के अंदर उतनी ज्यादा गैस जाएगी, मतलब गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड के अंदर बढ़ेगा। मतलब जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर सेकेंड चीज में बात करूं टेम्परेचर की, तो जितना ज्यादा हमारे पास लिक्विड होता है, लिक्विड जो है जितना ज्यादा ठंडा होगा
या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑल एक्वेटिक स्पीशीज फाउंड अंडर डीप सी, तो समुद्र में बहुत नीचे क्यों मिलती है सारी एक्वेटिक स्पीशीज, बिकॉज नीचे जितना हम जाएंगे समुद्र में सी लेवल पर, तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस का डिसोल्यूशन वहां पे ज्यादा होगा। इट मींस एक्वेटिक स्पीशीज के लिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं उसका अमाउंट ज्यादा होगा जितना नीचे जो हमारे पास सी लेवल पर हम जाएंगे, सो दैट सारी एक्वेटिक स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए, और प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases on increasing the temperature। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं दैट्स व्हाई गैस का कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसका रीजन ये लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम होगी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए सारी एक्वेटिक स्पीशीज कहाँ होगी, डीप सी के अंदर होगी। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी या ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas in liquid increases। तो वो प्रेशर के साथ बढ़ती है, तभी सारी सोडा वाटर बोतल को हम हाई प्रेशर पे सील करते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस की सॉलिड में गैस और प्रेशर का जो इफेक्ट है, गैस की सॉल्युबिलिटी का लिक्विड के अंदर प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग हेनरी लॉ। ठीक है, तो चलिए हेनरीज लॉ, देखिए हेनरी का जो लॉ है वो सिंपली इट एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बेटा एक और लॉ हम पढ़ेंगे आगे जाके, दैट इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, गैस की लिक्विड के अंदर कौन एक्सप्लेन करता है, हेनरी लॉ। अब देखिए हेनरी लॉ के हिसाब से सिंपली ऐसा है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस जो है लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। तो उसने सिंपली बोला है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ the solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas। देखिए कहने का मतलब ये बेटा कि आप पार्शियल प्रेशर, एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हो, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उस गैस की सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, इसके अंदर मान लो ये ए गैस डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, ए गैस है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म में एक्सप्लेन किया है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन उसने बताया है कि सॉल्युबिलिटी या उसको हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स से यहाँ पे क्या है, सिंस एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोल सकते हैं एक्स से द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको उसने एक और नाम दिया दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा हेनरी कांस्टेंट के एच इनटू
XA, ये रिलेशन हम याद रखेंगे। यहाँ पे ये हो गया A का पार्शियल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ केस A और KH इज दी हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये हर गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं, हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर गैस के लिए भी बदल सकती है। तो ऐसा नहीं है, मान लो T इक्वल टू 300 केल्विन है तो नाइट्रोजन के लिए मान लो वैल्यू x है, जब आप टेम्परेचर 400 केल्विन करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो है वो चेंज होती रहेगी तो हेनरी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो एक से यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, सॉलिबिलिटी को उसने इस टर्म में एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम बात करते हैं, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं रिगार्डिंग दी हेनरी कांस्टेंट। देखिए बेटा, KH या हेनरी कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, मतलब है गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकेंड चीज, अगर आप एक ग्राफ बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन में अगर ग्राफ बना, ये तो हमारे पास इक्वेशन है PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है, तो ये क्या होगा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और इसका जो स्लोप रहने वाला है वो हमें क्या बताएगा बेटा, हेनरी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। चलिए नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मान लो मैंने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया है और उसके बाद सपोज मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, और आप बोल रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने पर जो सॉलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी गैस की, डिक्रीज, इसका मतलब KH क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज। हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन increasing temperature solubility decreases hence KH increases, इसका मतलब KH जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो KH हमारे पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सॉलिबिलिटी के टर्म हमारे पास याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हमारे पास ये जो हेनरी लॉ है इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, एंड लिमिटेशंस क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे हो सकता है जो गैस है आपके पास वो डिसोशिएट हो जाए या उसके मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए, तो उस केस में ये जो इफेक्ट है वो इस तरह का शो नहीं हो पाएगा। हम लिख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या है, देखिए पहली चीज, पहला हो जाएगा गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, जो भी आपके पास सॉल्वेंट है उससे गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट, डिसोशिएट भी नहीं होना चाहिए गैस को और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी बदल जाए। ठीक है, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर है तो भी ये कॉन्सेप्ट वहां पे वैलिड नहीं होता। ठीक है, हम लिख सकते हैं दिस इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमने जो हेनरी लॉ पढ़ा है
उसके अंदर चीजें क्या है, सिंपली कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। दैट्स वाई सारी एक्वेटिक स्पीशीज डीप सी में होंगी या सोडा वाटर की बोतल्स को हाई प्रेशर पे सील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास कि हेनरी ने बोला कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जितना होगा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो पीए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स से, या पीए इज इक्वल टू एक्स से, सॉरी केएच इंटू एक्स से। केएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड चीजें क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड विद हेनरी लॉ। देखिए क्वेश्चन है बेटा, गिवन हेनरी लॉ कांस्टेंट for nitrogen gas at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Okay, then how many moles of N2 dissolved in 1000 gram H2O at 0.8 बार प्रेशर। 0.8 बार आपके पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अगर दे रखा है, ठीक है, तो या 0.8 बार पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.8 बार दिया है, उस केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। देखिए बेटा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है 0.8 बार, केएच की वैल्यू है 76.48 किलो बार है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n अपॉन n, और हमारे पास 1000 ग्राम पानी दिया है तो इसके मोल कितने होंगे 1000 बाय 18। तो देखिए बेटा n अपॉन n प्लस 1000 बाय 18 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखिए 0.8 डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म कितना बनने वाला है 76480। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और n क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड अगर है, देखिए ये वैल्यू क्या आएगी 55.55, तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी इन कंपैरिजन विद मोल ऑफ नाइट्रोजन। उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। n कितने हो जाएंगे, दैट इज मोल ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 1000 बाय 18 इनटू 0.8 अपॉन 76480। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व हुए हैं वो आ जाए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो पार्शियल प्रेशर भी दे सकते हैं या टोटल प्रेशर देंगे, तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे हम, और फिर उसका यूज करके सॉल्युबिलिटी या हम बोल सकते हैं मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम जो है राउट्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।